स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए, बीकॉम या बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ईवीएस का सब्जेक्ट है, जिनके पास इन्वायरमेंटल स्टडी का सब्जेक्ट है। और ईवीएस के सब्जेक्ट के यूनिट 4 के हम पार्ट 2 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 का नाम क्या है? तो यूनिट 4 जो है वो है आपका जैव विविधता। जैव विविधता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश वर्ड में कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी पार्ट 1 में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बायोडाइवर्सिटी को समझा था कि आखिरकार बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता क्या होती है, कितने प्रकार के जैव विविधता है, कितने भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है, क्या इसके लाभ है, क्या इसकी हानि है। उसी तरीके से इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैव विविधता को और थोड़े विस्तार से। कितने प्रकार के जैव विविधता हैं भारत में कहाँ कहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, हॉटस्पॉट क्या है, ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करनी है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को और पढ़ते हैं एक नई चीज़। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है जो कि है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। अगर अभी तक आप लोगों ने उस लिंक को ज्वाइन नहीं किया है, उस ग्रुप में आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो, तो देर ना करते हुए सबसे पहले अभी जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके उस लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको हर एक सब्जेक्ट्स के नोट्स जो हैं PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि आपके पढ़ने के लिए साथ ही साथ रिवीजन के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे। उसके अलावा आप यहाँ से हम अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं हमसे। जो भी आपके डाउट है, चाहे वो प्रिपरेशन रिगार्डिंग हो, क्वेश्चंस रिगार्डिंग हो, कुछ समझना है तो आप वहाँ से हमसे पूछ भी सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे हम आपको कुछ क्वेश्चंस, बैंक, प्रीवियस ईयर पेपर, ये सब चीज़ें भी शेयर करते हैं कि एग्ज़ाम में अपनी स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आई होप आपने अभी तक वो ग्रुप ज्वाइन कर भी लिया होगा। तो अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे कि पहले हमने जैव विविधता को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड स्टेटस पे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी वाले क्षेत्र, विश्व के अधिकतम जैव विविधता वाले देश, जो कि कहाँ है, जैव विविधता वाले देश, और भारत के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील, चीन, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, जैरे, ये सब क्या है? ये विश्व स्तर पर ऐसे देश है जिन देशों के अंदर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता देखी जाती है। अब हम पढ़ते थोड़ा भारत के बारे में। भारत एक अधिक जैव विविधता वाले देशों के रूप में है। इसका उच्च स्तरीय जैव विविधता से परिपूर्ण देश है। भारत दुनिया के 17 विशाल विविधताओं वाले देशों में से क्या है? एक है। यानी कि 17 विशाल देशों में से भारत का नंबर भी उनमें आता है। भारत की व्यापक जैव विविधता के लिए करोड़ों वर्ष पूर्व महाद्वीपों के विघटन व निर्माण की प्रक्रिया क्या है? उत्तरदायी है। इतिहास में जो भी है महाद्वीपों का जो निर्माण हुआ, इन सब के कारण भारत में जैव विविधता जो है बहुत ही उच्च लेवल पे पाई जाती है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र दुनिया के क्षेत्र का 2.4% है और विश्व की कुल जैव विविधता का 7 से 8% कहाँ विद्यमान है? भारत में विद्यमान है। भारत विश्व के 10 देशों में से जहाँ स्थानीय प्रजातियाँ पाई जाती है, उन 10 देशों में से भारत में सर्वाधिक है। यानी 10 देशों में से 4 जगह भारत में पाई जाती है। भारत में अभी तक पेड़ पौधों की 40,500 से अधिक प्रजातियाँ खोजी जा चुकी हैं। भारत में लगभग 92,000 जातियों की जानकारी मिली है। भारत में स्तनपायी जो जीव होते हैं उनकी 350 प्रजातियाँ, 12 प्रजातियों की पक्षियाँ और 453 प्रजातियाँ पाई गई हैं। भारत में कीटे 50,000 से ऊपर की पाई गई हैं। तितलियाँ 130,000 के आसपास। भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग जलवायु और स्थल आकृतियाँ हैं, जैसे वनस्पति, जंतु प्रजातियाँ, इन सब में क्या है? विविधता पाई जाती है। बहुत ही आसान शब्दों में चीज़ें लिखी है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो और चीज़ें बहुत ही क्लियर है यहाँ पे। देखो, अब हम देखेंगे भारत के जैव विविधता वाले 10 क्षेत्र कौन से हैं भारत में। भारत की बात है। ट्रांस हिमालय पर वनस्पति क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, गंगा बम्पतु का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी पठार, तटीय क्षेत्र, अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्व भारत, अर्धशुष्क क्षेत्र। अब देखो, यहाँ पर एक एक चीज़ को डिटेल बताया गया। ट्रांस हिमालय कहाँ है? जैसे लद्दाख भारत के 5.7 भूभाग में है। हिमालय कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में स्थित है ये। मरुस्थलीय कहाँ पर है? पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में पाया जाता है।
गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान कहाँ पर है? ये ऊपर के सुंदरबन जंगल की तरफ पाया जाता है, जहाँ पे काली और लाल मिट्टी पाई जाती है। दक्कन प्रायद्वीपीय पठार का है, नर्मदा नदी के दक्षिणी भारत के उधर में है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ये भारत है, सपोज करिए ये भारत है, देखिए ये भारत है, ऊपर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम। ये जो भारत का इलाका पड़ता है उत्तर पश्चिमी, फिर पश्चिम से दक्षिण, उत्तर से पूर्वी और पूर्वी से दक्षिण। यहाँ पर देखो पश्चिमी घाट में हमारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ऊपर हिमालय के क्षेत्र में पाई जाएगी, उत्तर में इधर में भी पाई जाती है जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी की तरफ पाई भी जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है जहाँ राजस्थान गुजरात है, मरुस्थलीय क्षेत्र। ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ये क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी पे। जैसे दक्कन के प्रायद्वीपीय पठारी ने दक्षिण में, नर्मदा नदी का है दक्षिण में स्थित है, वहाँ पर इसकी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। पश्चिमी घाट क्या होगा? जैसे ये है ना भारत का दक्षिणी भाग, ये जो आपका हिस्सा पड़ता है ये आपका पश्चिमी पड़ता है, दक्षिण पश्चिमी पड़ता है। तो पश्चिमी घाट में जैव विविधता पाई जाती है, जहाँ पे क्या एक हॉटस्पॉट भी स्थित है। तटीय क्षेत्र हो गए आपके ये समुद्र वाले की तरफ के तटीय क्षेत्र में विस्तृत मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप जहाँ पे बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे भी पाई जाएगी ये। उत्तर पूर्व का भारत हो सकता है। अर्धशुष्क क्षेत्र जहाँ पे गुजरात अर्धशुष्क, जैसे गुजरात क्षेत्र में शेर यहाँ की स्थानीय प्रजाति है और वनस्पति स्थानीय रूप से पाई जाती है। यहाँ पे कहाँ? गिर कहाँ है? गुजरात में, सॉरी गिर कहाँ पे है? गुजरात में। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं डिटेल से हॉटस्पॉट को। हॉटस्पॉट होता क्या है ये देखिए छोटे शब्दों में मैं बता देती हूँ आपको। हॉटस्पॉट उन क्षेत्रों को कहा जाता है, हॉटस्पॉट उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जो जैव विविधता की दृष्टि से क्या हो? संपन्न हो। ठीक, क्लियर हो गया होगा ये। जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, संपन्न रूप से उपस्थित होती है, वहाँ पे हम हॉटस्पॉट जो है हॉटस्पॉट के नाम से उसको जानते हैं। जहाँ पर प्रजातियों की संख्या की अधिकता हो, स्थानीय प्रजातियों की संख्या अधिक हो, वहाँ पे क्या है? जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। भारत में जैव विविधता के 4 मुख्य हॉटस्पॉट है। भारत में सिर्फ 4 हॉटस्पॉट है। पूरे विश्व की अगर मैं बात करूँ तो पूरे विश्व में 35 ऐसे हॉटस्पॉट बना रखे हैं, जिनमें से 4 कहाँ स्थित है? भारत में। पूर्वी हिमाचल हो गया आपका, इंडो बर्मा हो गया आपका, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे इंडो बर्मा हॉटस्पॉट आएगा। इंडो बर्मा, मैं ठीक कर देती हूँ इसको, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट आएगा। ये थोड़ा मिस टाइप हो चुका है यहाँ पे। तो 4 हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? पूर्व हिमाचल, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट और सुंडा लैंड। इसको अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए संपूर्ण विश्व में कितने हॉटस्पॉट है? 35 हॉटस्पॉट है, जिनमें से कहाँ स्थित है? 4 भारत में। पूर्वी हिमाचल, ये भी तो एक भारत का हॉटस्पॉट है ना, जो कहाँ पर है? भारत के हिमालय क्षेत्र में स्थित है, जहाँ पर तिब्बत, नेपाल, भूटान, चीन ये सब आते हैं। यानी भारत का जो उत्तरी हिस्सा है ना, उत्तरी हिस्सा ये वाला हिस्सा, यहाँ के इस तरफ हिमाचल, तिब्बत वहीं पड़ता है, नेपाल भी वहीं पड़ता है, भूटान भी वहीं पड़ता है। इंडो बर्मा, संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत, असम, अंडमान द्वीप समूह। ये अब ये मैप के थ्रू और अच्छे से समझेंगे बिल्कुल विस्तार से। इंडो बर्मा भारत का उत्तर पूर्वी भारत, असम, अंडमान निकोबार ये द्वीप। पश्चिमी घाट श्रीलंका वाला हो गया ये, है ना, श्रीलंका और वेस्टर्न वाला घाट। सुंडा निकोबार, जो सुंडा लैंड निकोबार द्वीप समूह के पड़ता है, जहाँ इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस ये आते हैं, नीचे की तरफ होंगे ये। यह हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र है जो लगभग 70 या अधिक मूल प्राकृतिक वनस्पति खो चुके हैं। इन क्षेत्रों में उपस्थित पादप और पशुओं को मनुष्य से खतरा है। भारत में कुल 4 हॉटस्पॉटों में से 2 तो विश्व के अत्यंत समृद्ध हॉटस्पॉट क्षेत्र में आते हैं। भारत के पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट में लगभग 6000 प्रजातियां हैं। इंडोमान निकोबार में 1200 से अधिक प्रजातियां मिलती हैं। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सर्वे के बारे में। देखिए IUPN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, ये है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर को हुई थी 1948। कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। फ्रांस में 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। पर वहीं 1956 में इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आप लिख सकते हो
कि इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को, लेकिन इसी का नाम 1956 में बदल करके क्या रख दिया गया, इंटरनेशनल यूनियन कन्वेंशन ऑफ नेचर, IUCN, IUPN से बदल करके IUCN कर दिया गया। उद्देश्य क्या था इसका, ऐसे संसार का नाम करना जहाँ पे निर्माण करना जहाँ पे प्रकृति के महत्व को समझा और संरक्षण किया जाए। अब देखिए IUCN ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसको रेड लिस्ट कहा गया। लाल सूची के द्वारा मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। इस सूची में उन जैव विविधता, उन प्रजातियों के बारे में कहा गया जिनकी प्रजातियाँ खतरे में है ना। उन दस्तावेज, इस दस्तावेज में उसके बारे में वर्णन किया गया, उस वनस्पति और पशुओं के बारे में जिनका जो है प्रजाति लुप्त होने वाली, उनका रिकॉर्ड रखा गया इसमें। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संगीत पुस्तक रेड डाटा पुस्तक के अनुसार भारत में पौधों व पशुओं की 132 प्रजातियों की लुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है। यानी जहां भारत जैव विविधता के रूप में परिपूर्ण है, वहीं 132 प्रजातियां ऐसी भी है जो लुप्त होने की कगार पे हैं। जैसे आपका जैसे मैं अगर बात करूं उसमें पौधों में आपका ये हो जाएगा तीतर का पौधा, तीतर वनस्पति हो गया। जीव में अगर मैं बात करूं, जीव में डॉल्फिन की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। बंदर में हुगलू जो प्रजाति होती है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। उसी के आधार पर IUCN द्वारा प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया। जैसे विलुप्त, अलग अलग कैटेगरीज बांटा गया कि विलुप्त प्रजातियाँ कौन सी है, वन विलुप्त कौन सी है, घोर संकटग्रस्त, असुरक्षित और संकट में कौन सी है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए विलुप्त में कौन सी आएगी, वह जो जीवित सदस्य नहीं बचे हैं वह विलुप्ति हो चुके हैं। वन विलुप्त में इनकी प्रजातियाँ वनों से पूर्णतः खत्म हो चुकी है, वनों से खत्म हो चुकी है। घोर संकट जो संकट में है, जंगल में से विलुप्त होते जा रहे हैं। संकटग्रस्त, विलुप्त होने का इनका खतरा बना हुआ है। असुरक्षित, संकटग्रस्त हो जाने की इनकी संभावना है। जैसे लंगूर हो गया, नीलगिरी हो गया। संकट निकट, जो संकट के निकट है। संकट मुक्त जाति को बहुत कम खतरा है, वह विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे जिराफ हो गया, जिराफ को कोई खतरा नहीं है, ये आपको हर वन क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा आराम से। आंकड़ों का अभाव, जिनके आंकड़े ही सामने नहीं आ रहे हैं, संकट का अनुमान दे रहे हैं वो भी। अनांकलित जाति की संरक्षण स्थिति जो IUCN के मानदंड पर भी आंकन नहीं किया जा रहा है। जैसे पाइनएप्पल फिश, ये हो सकता है आपने इससे पहले पाइनएप्पल फिश का नाम भी ना सुना हो, लेकिन ये ऐसा जीव है, एक ऐसा जीव है जिनका IUCN की रिपोर्ट के थ्रू भी इनका आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है। देखिए अब हम पढ़ते हैं जैव विविधता के महत्व को। जैव विविधता के महत्व को सबसे पहली चीज़ तो इसका अस्तित्व ही सबसे आवश्यक चीज़ है। इसकी अस्तित्व ही सबसे आवश्यक चीज़ है। इसकी सुंदरता भी सबसे आवश्यक चीज़ है। रोज़मर्रा की ज़रूरतों को लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ज़रूरी संसाधन की प्राप्ति जैव विविधता करती है, बिल्कुल करती है। जैव विविधता हमारे संसार के जीवन का क्या है, आधार है। प्राणियों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, इसको प्रभावित करती है। तो इस तरीके से जैव विविधता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम इसके कुछ मूल्य पढ़ते हैं। जैव विविधता की आर्थिक मूल्य क्या हो सकती है। सबसे पहली चीज़, ये उत्पादन की प्राप्ति देता है, बिल्कुल देता है। प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ पहुंचाता है। ठीक, उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध कराता है, इमारती लकड़ियों से जैव विविधता जो है प्रभावित करती है। अब हम सामाजिक मूल्य पढ़ेंगे। सामाजिक मूल्य क्या करेंगे, परंपरा को विस्तृत करती है। जंगल में निवास करने के लिए आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण होती है। जंगली जानवरों को क्या रखती है, सुरक्षित रखती है। यह समाज जंगल को अपने अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं। जैव विविधता का ह्रास होने से बचाती है। भारत में पेड़ पौधे, नदी, जीव जंतु, इन सब की क्या होती है, पूजा होती है। समाज में इन सब की पूजा होती है। एक सामाजिक रूप में माना, जैसे तुलसी का पेड़ हो गया, पीपल, गंगा नदी, गाय, इन सब की क्या है, समाज में पूजा करते हैं। नैतिक मूल्य अब हम पढ़ेंगे। तो नैतिक मूल्यों में इसको संरक्षण देना महत्वपूर्ण है। धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं को उनके अनुयायियों के विश्वासों के रूप में पृथ्वी पर भी जीवित रूपों में रहने का अधिकार है, ये उनका नैतिक कर्तव्य है। जैव विविधता के संरक्षण का आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय मूल्य से अलग एक नैतिक मूल्य होता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि हम उनका संरक्षण करें। अब एक महत्व और है जो कि है सौंदर्यपरक महत्व। सौंदर्यपरक, जैव विविधता जितनी भी है वो अपने आप में एक सौंदर्य प्रकृति करती है। हमारी प्रकृति इतनी सुंदर क्यों है, क्योंकि जैव विविधता है। प्राकृतिक वनस्पति सभी को मनमोहाने वाली है, चाहे वो कुछ भी हो, जंगल, झरने, नदियाँ, पर्वत,
है ना, ये सब चीज़ यहाँ पर्यटन का मुख्य आकर्षक होता है और पर्यटन इसी कारणवश आकर्षित होकर आते भी हैं। वन प्रतार अब हम पढ़ेंगे। पवित्र उपवन ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें लोगों की आस्थाएं और उनकी प्राकृतिक लगाव के कारण संरक्षित किया जाता है। IUCN की रिपोर्ट द्वारा पवित्र उपवन प्रकृति की पूजा करने का एक माध्यम है। यानी पवित्र उपवन में जो है वो है उपवन है जो समाज में लोगों द्वारा पूजे जाते हैं। समाज में कई वृक्षों का खास महत्व है, जैसे आपका नीम का पेड़ हो गया, तुलसी का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इन सभी क्या है समाज में पूजा होती है। इसने जैव विविधता को बचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस तरीके से हमने जैव विविधता वाले टॉपिक को बहुत ही आराम से डिस्कस किया है। अब हम यहाँ पर जैव विविधता के थोड़ा संकट के बारे में पढ़ते हैं। जैव विविधता का संकट आज पूरे विश्व के सामने आ रहा है। संपूर्ण विश्व के वनस्पति और जीव की कई प्रजातियां जो है क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। विलुप्त प्रजातियां बिल्कुल समाप्त हो गई है। मनुष्य को तीव्र विकास की इच्छा से प्रकृति का वो नाश करता जा रहा है। जैव विविधता संकट के कारण कीटनाशकों का उपयोग, जैसे आवास से क्षति हो रही है, औद्योगिक विकास के कारण प्राकृतिक की चीज़ें जो है वो नाश होती जा रही है, वन्य जीवों का अवैध शिकार हो रहा है, मानव वन्य जीव का टकराव हो रहा है, अत्यधिक दोहन, जैव विविधता, साथ ही साथ प्रदूषण इतना बढ़ रहा है। ये यहाँ पे पॉइंट्स डिफाइन किए गए हैं। आप बहुत ही आसान तरीके से इसको देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो आप कि आवास क्षति कैसे हो रही है, औद्योगिक विकास कैसे हो रहा है, वन्य और अवैध शिकार कैसे हो रहा है वन्य जीव का, मानव वन्य जीव में टकराव कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, अत्यधिक दोहन कैसे बढ़ रहा है इनका। अब हम पढ़ेंगे जैव विविधता का पतन। ठीक, जैव विविधता का पतन कैसे हो रहा है ये भी हम देखेंगे। तो देखिए, दुनिया भर में वन और तटीय क्षेत्रों का ह्रास हो रहा है ना। अमेज़न वर्षा वन और जानवरों के चारगाहों के लिए, सोयाबीन की खेती के लिए क्या उसको साफ किया जा रहा है। जंगलों को लगाने के लिए आग से वन्य जीवों का अत्यधिक नुकसान हो रहा है। घास के मैदानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये सभी कारण जैव विविधता के संकट करने पे ही हैं। जैव विविधता का पतन का कारण ये सभी है। अब देखिए, सरकार द्वारा कुछ जैव संरक्षण की नीति अपनाई गई है। कितने भागों में बांटा गया, 2 नीति अपनाई गई है। एक तो स्वस्थान संरक्षण और दूसरा बाहरी स्थान संरक्षण। इसको इंग्लिश में कहते हैं इन सीटू और इसको कहते हैं एक्स सीटू। स्वस्थान संरक्षण क्या होता है, इसमें देखिए मौलिक परिवेश के अंदर रखा जाता है। यानी कि स्वस्थान का मतलब होता है देश के अंदर ही या फिर किसी एक पर्टिकुलर जगह के अंदर ही जीवों को संरक्षित रखा जाना, है ना। मौलिक परिवेश के अंदर इनको संरक्षित रखा जाता है। विभिन्न जानवरों को उनके मौलिक स्थान पर ही रखा जाता है। अगर कोई जानवर, जैसे मान लो डॉल्फिन है, डॉल्फिन का मौलिक स्थान कहाँ है, जल हो सकता है ना, समुद्र में वो पाई जाती है, तो उनको समुद्र में ही रखा जाएगा। ये उनका क्या है, मौलिक स्थान है। और इसके लिए भारत में कई चीज़ें अपनाई भी गई है, जैसे उनके लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, है ना, नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, अभ्यारण्य बनाए गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए, नेचुरल रिजर्व बनाए गए। ये सब किन के लिए है, ये सब जो है स्व संरक्षण जीवों के लिए है। अब हम पढ़ते हैं बाहरी संरक्षण। मौलिक परिवेश से पृथक इनको रखा जाता है। बाहरी देशों में भी इनको भेज करके इनका संरक्षण किया जा सकता है। जैसे चिड़ियाघर हो गया, है ना, चिड़ियाघर में बाहर के जीव जंतु भी आते हैं। देखा होगा आपने, बंगाल के टाइगर्स वहाँ देखने को मिलेंगे, बाहरी देशों के जीव जंतु देखने को मिलेंगे। यहाँ पे नर्सरी होती है, वनस्पति उद्यान होते हैं, जीव जंतुओं को रखा जाता है। पर्यटन की अनुमति होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट। कुछ प्रोजेक्ट चलाए गए हैं भारत सरकार द्वारा। भारत में तीव्र और आर्थिक वृद्धि के लिए भारतीय जैव विविधता तथा वन जीव में क्या है, एक समानता लाई गई है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए। 1972 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम बनाया गया और 1999 में संरक्षण अधिनियम बनाया गया। तो ये कुछ अधिनियम थे जो जैव विविधता के लिए बनाए गए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पे हमने इसके PDF फॉर्म भी दे रखी है, PDF नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है और वहाँ पे एक एक चीज़ आपको विस्तार से बताई भी गई है। काफ़ी डिटेल में वहाँ पे आपको बता रखा है और अच्छे से, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक भी है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जा कर के उस लिंक को ज्वाइन करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि आने वाले सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो मिलते हैं आप यूनिट 5 में। बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।